सो आज के लेक्चर में बेटे हम कूलम्स लॉ करेंगे। जैसे आपको मालूम है कि दो कोई भी चार्ज हो, चाहे लाइक हो चाहे अनलाइक चार्जेस हों, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। तो जो तो अनलाइक चार्ज होंगे वो तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, जो लाइक चार्जेस होंगे वो कैसी लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, मगर फोर्स लगाएंगे। तो वो कितनी फोर्स एक दूसरे पे लगाते हैं उसका उसको निकालने के लिए जो फार्मूला है वो हमें कूलम्स लॉ देता है, ठीक है ना। सो कूलम्स लॉ क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the force of interaction, the force of interaction between two charges, is directly proportional to, is directly proportional to the product of these charges, to the product of these charges, and inversely proportional to the square of the distance, square of the distance between two charges, between two charges। सो बेटा ये स्टेटमेंट है कूलम्स लॉ की। सो ये देखो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था ना +1 में, सेम उसी तरह का। उसमें मासेस लिए थे, इसमें चार्जेस लिए हैं। सो ये लॉ क्या कहता है कि जो भी फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में, वो जो फोर्स है वो उन चार्जेस की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनके सेंटर में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। तो ये जो कूलम लॉ है ये हर जगह पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इसे कुछ कंडीशंस में ही अप्लाई हम कर सकते हैं। तो वो कौन सी कंडीशन है वो हम उसके बारे में बात करेंगे। कि पहली कंडीशन तो ये है कि इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना। और सेकंड क्या है इसका कि द चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। सो ये जो दो कंडीशंस हैं इनको हमें फॉलो करना है। सो पहली कंडीशन क्या है कि चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज का क्या मतलब है? पॉइंट चार्ज का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होना चाहिए इन कंपैरिजन टू अदर मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन, ठीक है। और चार्जेस क्या होने चाहिए? रेस्ट पे होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। तो इस डिस्कशन से हमें मालूम पड़ा कि कूलम लॉ जो है वो हर जगह नहीं लगाया जा सकता, पर्टिकुलर कंडीशन में लगाया जा सकता है। इसलिए कूलम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ कौन सा होता है? जो हर कंडीशन में हर जगह लगाया जा सकता है, मगर कूलम्स लॉ जो है वो हर कंडीशन में नहीं लगता है, इसलिए ये यूनिवर्सल नहीं है। तो इसको अब हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के देख लेते हैं। मान लेते हैं ये दो चार्जेस हैं, ये मान लेते हैं Q1 चार्ज है और ये वाला चार्ज कौन सा है? Q2 है। और इन दोनों चार्जेस के सेंटर में जो डिस्टेंस है, ये वाला दोनों चार्जेस के सेंटर में जो डिस्टेंस है ये हम मान लेते हैं R है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी इन दो चार्जेस के बीच में वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस। और क्या होगा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? R है, तो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करो, अब क्या बन जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको मालूम है
कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है तो इक्वालिटी का साइन हम डालते हैं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वालिटी का डालेंगे तो कांस्टेंट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो के से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब ये बात आपने याद रखनी है कि इन सीजीएस सिस्टम, अगर हम सीजीएस सिस्टम में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो के की वैल्यू क्या हम लेते हैं, 1 लेते हैं। और अगर हम एसआई सिस्टम में आ जाते हैं, एसआई सिस्टम, ठीक है ना, एसआई सिस्टम में अगर हम आ जाते हैं तो के की वैल्यू क्या लेते हैं, वो हम लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, एप्सिलॉन। ये जो मैंने नया सिंबल डाला है इसे हम क्या बोल देते हैं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोल देते हैं, क्योंकि इसके देखो पैरों पे मैंने जीरो डाली है, इसलिए मैं इसे क्या बोलूंगा, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट है क्या, ये होती है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल देते हैं इसे, फ्री स्पेस। यानी कि एप्सिलॉन नोट जो है ये वैक्यूम के लिए भी यही वैल्यू हम यूज करते हैं और एयर के लिए भी यही करते हैं। परमिटिविटी का क्या मतलब होता है, परमिटिविटी का मतलब होता है कि जैसे एक चार्ज पड़ा है, दो चार्ज पड़े हैं, एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, तो जो बीच में मीडियम है वो कितना परमिट कर रहा है एक चार्ज को दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करने में, ठीक है ना, वो जितना परमिट कर रहा है वो उसकी क्या शो करता है, परमिटिविटी शो करता है, ठीक है ना। सो ये जो एप्सिलॉन नोट है, अब इसकी वैल्यू की बात करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। सो ये जो एप्सिलॉन नोट है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85, ये भी कांस्टेंट है, इंटू 10⁻⁻12, ठीक है ना। और इसके यूनिट क्या होंगे, देखो अभी यूनिट इसके मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये यूनिट जो है वो मैंने कैसे लिखे हैं, ठीक है ना। इसके यूनिट क्या होंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मैंने यूनिट कैसे लिखे अभी मैं आपको बताऊंगा। ये देखो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, तो इस इक्वेशन में एफ की वैल्यू में इसको भरो तो क्या बन जाएगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से आप एप्सिलॉन नॉट के लिए ये जो मैंने यूनिट लिखे हैं इसका फार्मूला ड्राइव कर सकते हो। जैसे मान लो आपने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करो तो क्या आएगी, यहाँ पे मैं साइड में आपको बता देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी, 1/4 पाई, एफ नीचे आ जाएगा, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब 1/4 पाई तो एक नंबर है, इसका तो यूनिट होता नहीं है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, सो 1/न्यूटन हो गया। चार्ज का क्या होता है, कूलम, कूलम इंटू कूलम क्या हो गया, कूलम स्क्वायर। और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, तो ये बन गया मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एप्सिलॉन नॉट के यूनिट जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। सो बेटा तो ये हमारा आ गया। तो ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये रिप्रेजेंट करती है कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म इन एसआई सिस्टम, ठीक है ना, कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म इन एसआई सिस्टम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे जाने से पहले मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको बता देता हूँ कितनी होती है। अब देखो 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इस सारे को सॉल्व करो, जब सारे को -12 है, इस सारे को सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9। और इसके यूनिट क्या आएंगे, देखो अब साइलेंट नोट नीचे है ना, ये 4 और पाई तो नंबर हैं, इनके तो यूनिट होते नहीं, ये अब साइलेंट नोट के यूनिट हैं। अब साइलेंट नोट के यूनिट क्या आते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये यूनिट क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो ये यूनिट होते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो इस तरह से बेटा कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म हम लिख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे देखो मैंने R2 जो है पैरों में डाल दिया है, या ये ऊपर आना था, स्क्वायर आना था, तो ये आपने ठीक कर लेना है। तो ये हो गया कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। अब हम करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान से आपने देखना है।
कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म डिस्कस करने से पहले आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करनी होगी। कौन सी चीज़ें रिवाइज करनी होगी? आपको वेक्टर जो है वो पढ़ना होगा +1 का, वो रिवाइज करना होगा, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे वेक्टर का कुछ नोटेशंस यूज़ करेंगे, जैसे यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे, पोजीशन वेक्टर यूज़ करेंगे, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करेंगे, तो वो सब आपको थोड़ा सा देख के फिर ये आर्टिकल समझ में आएगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं फिर। सो मान लेते हैं कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, ये ओरिजिन है, ठीक है ना? यहाँ पे दो चार्जेस पड़े हैं, एक Q1 है और एक कौन सा है, Q2 है। जो Q1 चार्ज है, ठीक है ना, ये सीधा नहीं, ये आ गया। और जो Q2 चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर ये है। मान लेते हैं ये ए पॉइंट पे पड़ा है और ये कौन से पॉइंट पे पड़ा है, बी पॉइंट पे पड़ा है। इसका पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर मान लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लेंगे, आर बी वेक्टर मानेंगे। अब ये दोनों चार्जेस जो हैं वो सिमिलर हैं, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है ना? ये मैंने लाइन बना दी दोनों चार्जेस को जोड़ती हुई। अब मान लो Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है ना। तो इसका हम नाम क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं F12 लिख देते हैं, कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ठीक है ना? और इस पे क्या लिख देंगे, इस पे हम लिख देंगे F21 की फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ये ना नेमिंग मैंने ऐसे की है, इसे F12 लिखा है, आप कुछ भी नेम इसे दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना? आप अकेला F1 भी लिख सकते हो, F2 भी अकेला यहाँ पे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना? ये हम अपनी मर्जी से इसकी नेमिंग करते हैं। ये देखो XYZ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये डायग्राम आपको समझ लग गई होगी। तो अब हम कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि पहले F12 की वैल्यू लिखेंगे, फिर F21 की वैल्यू लिखेंगे वेक्टर की, ठीक? तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F12 वेक्टर जो है ये किसके इक्वल आएगा, F12 वेक्टर क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, Q1 Q2 ओवर क्या आ जाएगा, इनके Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसके मैग्नीट्यूड का स्केयर आएगा। सो अब ये जो F12 फोर्स है किस डायरेक्शन में लग रही है, बी से ए की तरफ, ठीक है ना, बी से ए की तरफ। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केयर लिख लूंगा, ठीक है ना? बी ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है बिटवीन Q1 एंड Q2, और बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस, ठीक है ना? अगर स्ट्रेट, आपको मालूम ही है कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, और ये तो स्ट्रेट लाइन ही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल ले लेंगे हम, डिस्टेंस के इक्वल ले लेंगे, और ये आ जाएगा। और साथ में क्या आएगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है बी से ए की तरफ, वो कौन सा यूनिट वेक्टर है, आर बी ए कैप लिख लेते हैं, ठीक है ना? इसी तरह से ए से बी की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो हम क्या लिखेंगे, आर ए बी कैप। ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना? तो यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हमने +1 में पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आर बी ए कैप यूनिट वेक्टर आएगा। तो आर बी ए कैप मैंने क्यों लिया, आर ए बी क्यों नहीं लिया, क्योंकि डायरेक्शन फोर्स की F12 की क्या है, बी से ए की तरफ है, और बी से ए की तरफ डायरेक्शन कौन सा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, आर बी ए कैप। सो इसलिए मैंने आर बी ए कैप यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना? तो सिमिलरली अब इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ, ठीक है ना? सिमिलरली अब F21 के लिए लिखूँ, F21 वेक्टर किसके इक्वल होगा, ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर, अब क्या आ जाएगा, अब F21 की डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ है, तो यहाँ पे बी ए वैक्टर की जगह अब हम क्या यूज करेंगे, ए बी वैक्टर लेंगे, ए बी वैक्टर का स्केयर इनटू यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा, ए बी आएगा, ए बी, ये वाला यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है ना? इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ। अब डायग्राम को ध्यान से देखो, फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम द डायग्राम क्या हमें पता लगता है, यूनिट वेक्टर को देखो क्या रिलेशन है दोनों में।
कि दोनों यूनिट वेक्टर जो हैं, अब मैग्नीट्यूड तो हर यूनिट वेक्टर का सेम ही होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 1 होता है, क्योंकि तभी तो इसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो अब देखो आर ए बी कैप जो है और आर बी ए कैप, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, माइनस आर बी ए कैप, ऐसे लिख सकते हैं। इस इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि आर ए बी कैप और आर बी ए कैप जो है इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मगर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायग्राम में दिखाई दे रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, मगर मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। सो ये जो रिजल्ट है हम इस इक्वेशन नंबर 2 में यूज करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर ए बी वेक्टर स्क्वायर, और आर ए बी की जगह क्या हम लिख सकते हैं, माइनस आर बी ए कैप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक और चीज देखने वाली बात है कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है। अब देखो ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर मैं मैग्नीट्यूड ना लेता, अकेला वेक्टर लेता जैसे ऐसे, तो ये इक्वल नहीं होने थे, क्योंकि दो वेक्टर्स को इक्वल होने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए, डायरेक्शन भी सेम चाहिए। अब ए से लेके बी और बी से लेके ए तक मैग्नीट्यूड तो सेम है, मगर डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये इक्वल नहीं है। मगर अगर हम सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। सो इसलिए मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, बी ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस के साइन को मैं बाहर ले आता हूँ, ठीक है ना। माइनस के साइन को मैं बाहर ले आया, और ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर ए बी वेक्टर की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी ए वेक्टर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और ये बन गया आर बी ए कैप। अब ये देखो कि ये जो चीज बनी है, ये वाली चीज, ये क्या बना, ये इक्वेशन नंबर 1 को देखो, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 को देखो, ये है इक्वेशन नंबर 1, यही वाला रिलेशन बन गया पूरा। और ये किसकी वैल्यू है, ये F12 की वैल्यू है। तो इसकी जगह फिर हम क्या लिख सकते हैं, जो मैंने सर्कल में सारी क्वांटिटी लिखी है, F12 लिख सकते हैं। ये आ गया माइनस F12 वेक्टर, तो ये क्या था, F21 वेक्टर। सो ये इक्वेशन क्या शो करती है, ये इक्वेशन ये शो करती है कि टू चार्जेस विल एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। तो ये क्या है, ये न्यूटन थर्ड लॉ है, इसलिए कूलम्स लॉ ऑलवेज ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म। ये इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि इक्वेशन दिस इक्वेशन shows that Coulomb's law always obeys Newton's third law in वेक्टर फॉर्म। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आपने याद रखना है। और ये जो इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये रिप्रेजेंट करती हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और आगे जाके जब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पता लगता है कि इन वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ क्या करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। तो बेटा ऊपर हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखा, कैसे लिखा, इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। अगर हमने कूलम्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अब हम वो देखते हैं, ठीक है ना। सो अब हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ लिखेंगे इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो उसके लिए भी हमें वही वाली डायग्राम बनानी पड़ेगी जो मैंने अभी बनाई थी। सो बना लेते हैं। ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने बना लिया XYZ। इसमें दो चार्जेस ले लिए हैं, एक Q1 है और एक कौन सा है, Q2 है, ठीक है ना। सो
ये इनके बीच में ये डिस्प्लेसमेंट मैंने बना दिया। अब Q1 का पोजीशन वेक्टर ये है और Q2 का पोजीशन वेक्टर ये है। Q1 पड़ा है ए पोजीशन पे, Q2 पड़ा है बी पोजीशन पे। इसका पोजीशन वेक्टर मैंने क्या लिया था, आर ए वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर मैंने क्या लिया था, आर बी वेक्टर। अब Q2 पे कितनी फोर्स लग रही थी, F21 वेक्टर, और Q1 पे कितनी फोर्स लग रही थी, F12 वेक्टर लग रही थी। ठीक है ना। तो इस तरफ यूनिट वेक्टर कौन सा मैंने लिया था, आर ए बी कैप, और इस तरफ कौन सा लिया था, आर बी ए कैप। सो ये वाली डायग्राम थी। अब बेटा यहाँ पे देखो, F12 फोर्स मैंने क्या लिखी थी, मैंने लिखी थी 1/4πε0। मैं डायरेक्ट पिछले वाला रिलेशन लिख रहा हूँ, 1 नंबर इक्वेशन। Q1 Q2 ओवर क्या लिखा था यहाँ पे मैंने, F12 देखो डायरेक्शन क्या, F12 तो क्या था ये, आर ए बी वेक्टर, बी ए वेक्टर मैंने लिखा था ना यहाँ पे, बी ए वेक्टर, बी से लेके ए तक गए थे हम। चलो बी ए वेक्टर लिख देता हूँ इसकी जगह ना, बी ए वेक्टर, इसे रब कर देता हूँ, और जो मैंने पीछे लिखा था वही लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या लिखा था हमने यहाँ पे, बी ए वेक्टर, और यहाँ पे क्या लिखा था, आर बी ए कैप लिखा था। ठीक है ना। और इसका क्या था, स्केयर था। अब आपको मालूम ही है, पीछे हमने +1 में पढ़ा था कि जैसे मान लो कोई ए वेक्टर है, ठीक है ना, अगर इसका यूनिट वेक्टर लिखना हो तो क्या होता है यूनिट वेक्टर, कि वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है ना। अब इसी तरह से आर बी ए कैप है, ठीक है ना, अगर आर बी ए कैप आपने लिखना हो तो किसके इक्वल लिखोगे, आर बी ए कैप किसका यूनिट वेक्टर है, बी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है ना, बी से लेके ए तक का जो डिस्प्लेसमेंट है बी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। तो फिर ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा बी ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। सो ये वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में यूज करें, ये वाली इक्वेशन में, इसे 1 नंबर ही लिख देता हूँ, तो F12 वेक्टर क्या बन जाएगा, देखो 1 नंबर इक्वेशन में अगर मैं इसे यूज करूंगा, ये जो 1 नंबर इक्वेशन है, ठीक है ना, तो फिर क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज F12 वेक्टर क्या बन जाएगा, इसे मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे कर देता हूँ, ये बन जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर बी ए वेक्टर का स्केयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ए वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर। तो ये क्या बन जाएगा, देखो बी ए वेक्टर का स्केयर इधर है, बी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे एक्स स्केयर को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाता है, एक्स क्यूब। तो सेम यही दोनों चीजें सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा ये 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर बी ए वेक्टर का क्यूब बन जाएगा। स्केयर ये है और एक पावर ये है, दोनों ऐड होके क्यूब बन जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, बी ए वेक्टर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पे बी ए वेक्टर की वैल्यू भरूंगा, बी ए वेक्टर की, कि बी ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, वो फाइंड आउट करने के लिए मुझे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेता हूँ। सो यही वाली हमने डायग्राम यूज करनी है, ये वाली, ये जो सामने है। सो कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ओ बी ए, ओ बी ए क्यों लेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है बी से ए की तरफ हम ले रहे हैं। ठीक है ना, बी से ए की तरफ, क्योंकि हम किस फोर्स के लिए लिख रहे हैं इक्वेशन F12, और F12 की डायरेक्शन जिस तरफ को होगी ट्रायंगल को हम उस ऑर्डर में लेंगे। सो ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ओ बी ए। तो ओ बी ए ट्रायंगल में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूजिंग triangle law of vector addition, using triangle law of vector addition on triangle OBA, क्या हो जाएगा। सो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, कि जो वेक्टर सेम ऑर्डर में होते हैं उन्हें हम ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेम ऑर्डर में क्या है, एक तो OB है, ये वाला वेक्टर सेम जा रहा है, और दूसरा वेक्टर इस तरफ को जा रहा है। ठीक है ना, ये इस तरफ को जा रहा है, ये इस तरफ को जा रहा है, OBBA, ये सेम ऑर्डर में है।
और जो ओ ए वाला है वो अपोजिट ऑर्डर में है, इस तरह से है, इस तरफ को, ये दोनों के अपोजिट ऑर्डर में है। सो सेम ऑर्डर में जो वेक्टर है उन्हें हम ऐड कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा ओ बी वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर इज इक्वल टू जो थर्ड अपोजिट वेक्टर है उसके इक्वल आ जाता है, ए बी वैक्टर के इक्वल, ए बी नहीं सॉरी, क्या है ये, ओ ए वैक्टर है, ओ ए वैक्टर के इक्वल आ जाएगा। सो ट्रायंगल क्या कहता है, क्या कहता है ट्रायंगल कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। सो दो साइड से जब हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसी ट्रायंगल की by taking them in same order, then third side will represent the resultant of the these two vectors taken in opposite order। so जो opposite order में होगा वो resultant represent करेगा बाकी दो vectors की जो same order में है। so इन दोनों का resultant कौन represent कर रहा है, OA vector, ये triangle लगा दिया, यहाँ से हम BA vector की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। so BA vector किसके इक्वल हो गया, OA vector माइनस OB vector। अब ओ ए वैक्टर किसके इक्वल है, ये आर ए वैक्टर के इक्वल है, और ओ बी वैक्टर किसके इक्वल है, ये आर बी वैक्टर के इक्वल है, ठीक है ना। ये वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 2 में हम फिल करेंगे और देखेंगे कि इक्वेशन क्या बन जाती है, ठीक है ना। सो इक्वेशन नंबर 2 में भरो तो क्या आ जाता है हमारे पास, F12 वैक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर हाँ आर ए वैक्टर माइनस आर बी वैक्टर इसका क्यूब इंटू आर ए वैक्टर माइनस आर बी वैक्टर, ठीक है ना। ये बन गया कूलम्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आपने F21 के लिए इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, तो वो भी ऐसे लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर यहाँ पे आर ए की जगह आर बी आ जाएगा, आर बी वैक्टर माइनस आर ए वैक्टर क्यूब आर बी वैक्टर माइनस आर ए वैक्टर। देखो अब यहाँ पे तो हमने ट्रायंगल लगा के देखा कि जो बी ए वैक्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी, मगर जब हम न्यूमेरिकल्स में लगाएंगे तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं, तो उसके लिए ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये लिखने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो उसके लिए हम ऐसे यूज करते हैं जैसे मान लो मैंने बी ए वैक्टर के लिए लिखा था, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सो इसके लिए फार्मूला हम ये यूज करते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन चार्ज माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज, ठीक है ना। सो ऑब्जर्वेशन चार्ज कौन सा है, ऑब्जर्वेशन चार्ज होता है जिस चार्ज पे फोर्स लग रही है। सो यहाँ पे देखो बी ए वैक्टर जब हम निकालते हैं बी ए वैक्टर, बी से ए की तरफ देखो कौन सी फोर्स लगती है, F12 फोर्स किस पे लगती है, Q1 चार्ज पे लगती है, कौन लगाता है, Q2। सो Q1 क्या हुआ फिर, ऑब्जर्वेशन चार्ज हुआ, यानी जिस चार्ज पे फोर्स लगती है वो ऑब्जर्वेशन होता है और जो लगाता है वो क्या होता है, सोर्स होता है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर ए वैक्टर, और सोर्स चार्ज का क्या है, आर बी वैक्टर। सो वही भर देंगे हम यहाँ पे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन चार्ज क्या है, आर ए वैक्टर, और सोर्स चार्ज का क्या है, आर बी वैक्टर। और यहाँ पे देखो ट्रायंगल लाल जब हमने लगाया था तो पोजीशन वेक्टर बी ए वैक्टर किसके इक्वल आया था, आर ए वैक्टर माइनस आर बी वैक्टर, और जब हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज किया तब भी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यानी कि ये फार्मूला ठीक है। सो आपने जब भी न्यूमेरिकल में यूज करना है डायरेक्ट यूज करना है, और ये वाला फार्मूला हम फॉलो करते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन चार्ज माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज, ठीक है। सो ये था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ लगा होगा। सो इसे ध्यान से आपने करना है क्योंकि ये बेसिक लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अगर ये आपको समझ में आया तभी आपको हम आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू बेटा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।